तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे साथ एक असली किस्सा है जिसको एक दशक बीत गया है। तो आइए जानते इस घटना को और भी करीब से। ये उन दिनों की बात है जब ठंड का माहौल चल रहा था। ठंड की वजह से धुंध का आना भी एक लाजमी सी बात थी। उन्हीं ठंड के चलते हमारा काम भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता था क्योंकि हमें 3 फेस लाइट रात को देनी पड़ती थी और सुबह जल्दी उठकर काटनी पड़ती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हमारी पूरी की पूरी रात की नींद खराब ही हो जाती थी। अगर हम टाइम पर पहुंचकर बिजली नहीं काटते तो हमें बिजली विभाग की तरफ से बहुत कुछ सुनने को मिलता था। कभी कभी तो बात नौकरी पर आ जाती थी। लेकिन एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि उस दिन मैं अपने सहकर्मियों के साथ वहीं पावर हाउस में बैठा हुआ था और इसी बीच मुझे पता चला कि आज बिजली में कुछ गड़बड़ चल रही है। और गड़बड़ का होना लाजमी था क्योंकि आज शाम को ही तेज आंधी आई थी और आंधी से कहीं कोई चीज़ ना पलट जाए और गलती से भी कोई चीज़ पलट गई तो फिर हमारा काम दुगना हो जाएगा। यही सोचकर मैं अपने एक सहकर्मी नरेश के साथ पावर हाउस से निकला और हम दोनों जांच के लिए निकल पड़े। जब तक हम दोनों पावर हाउस के बाहर निकले तो हमने देखा कि वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। जिस जगह पर पावर हाउस बना हुआ था उसके बगल में दूर दूर तक कोई मकान ही नहीं था और उस पावर हाउस के चारों तरफ तो केवल और केवल अंधेरा ही पसरा हुआ रहता। खासकर हम रात में उस पावर हाउस से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते थे। अंधेरा अपनी चरम सीमा के साथ छाया हुआ था। मैं और नरेश हम दोनों पावर हाउस से निकले और पैदल पैदल आसपास में देखने लगे तो वहाँ तो सब कुछ सही था और इसका मतलब तो यही था कि जहाँ भी गड़बड़ हुई है वो पावर हाउस से काफ़ी ज़्यादा दूर है और अब हमें इस चीज़ की जांच पड़ताल के लिए दूर तक भटकना होगा। और फिर क्या था, मैं और नरेश खंभों से बनी हुई लाइन के नीचे नीचे चलने लगे थे। लेकिन अब तक ये पता चल चुका था कि ये गड़बड़ कहीं हमारे आसपास के इलाके में नहीं है। ये बात तो पक्की हो चुकी थी कि कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है क्योंकि पावर हाउस में लाइट तो अपने आप ही कट गई थी। इसका मतलब यही था कि जहाँ भी कोई गड़बड़ चली है वो भीषण है, यानी कि जहाँ पर भी धमाका हुआ होगा वो ठीक ठाक था। इसलिए फिर हम वापस से पावर हाउस में लौटे और वहाँ पर आकर हमने बाकी सहकर्मियों को बताया कि जब तक हम वापस नहीं लौट जाते तब तक आप हमें फ़ोन करते रहना। उसके बाद मैं और नरेश निकल पड़े क्योंकि बाकी सहकर्मियों को इतना ज़्यादा अनुभव नहीं था। अच्छी बात तो ये थी कि सिर्फ आंधी आई थी, बारिश नहीं। और अगर बारिश होती तो मैं और नरेश किसी भी खेत में अपने कदम पटकने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि बूंदाबांदी में वैसे भी करंट आने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसलिए हम दोनों ने बहुत ही सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना सही समझा। फिर हम गोगलपुर गांव से आगे आ गए। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि गोगलपुर गांव से आगे आने के बाद भी हमें ऐसा कोई इलाका नज़र नहीं आया जहां पर हमें लाइट के अंदर कोई गड़बड़ दिख सके। ज़्यादातर गड़बड़ जिस गांव में होती थी वो अतरौली गांव, जो यहाँ से बस थोड़ी दूर आगे था। अतरौली गांव से गोगलपुर गांव महज थोड़ी दूरी पर ही था। तो हम दोनों जैसे उस गांव में पहुंचे तो हमने देखा कि उस गांव की हालत तो काफ़ी ज़्यादा वीरान थी। गांव के अंदर इतना भयंकर सन्नाटा था कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके और दिन में वो गांव दूसरी कंडीशन में रहता था। ऐसा नहीं था कि मैं उस गांव में पहली बार आया था, मैंने पहले भी उस गांव में कई बार सफ़र किया था। लेकिन आज जब मैं उस गांव के अंदर से निकल रहा था तो काफ़ी अजीब लग रहा था। उसके बाद मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी नरेश ने कहा, भाई तुम्हें नहीं लगता इस गांव के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा है? रात में तो ये गांव पूरा सुनसान हो जाता है और जैसे दिन का समय होता है तो इस गांव के अंदर लोगों की चहलकदमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उस समय नरेश की बात भी कहीं ना कहीं मुझे ठीक ही लग रही थी क्योंकि उस गांव के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। रात होते ही वहाँ सन्नाटा पसर जाता तो दिन में उस गांव के अंदर लोग इधर से उधर घूमते ही रहते थे। तभी हमारी बाइक अचानक ही किसी चीज़ से टकरा गई। हैरान की बात तो ये थी कि सामने की तरफ मुझे ना ही तो कोई चीज़ नज़र आ रही थी और ना ही वहाँ कोई मौजूद था। फिर भला ऐसा कैसे हुआ? अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी मेरे कान में किसी की आवाज़ आई। मुझे लगा कि नरेश मुझे डराने की कोशिश कर रहा है तो मैंने हंसते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, तुझसे ज़्यादा डरपोक नहीं हूँ। लेकिन नरेश मेरी इस बात को सुनते ही बोला, लेकिन यार मैंने कब बोला कि तुम मुझसे ज़्यादा डरपोक हो? फिर मैंने नरेश को कहा, अच्छा ये हरकतें करके तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना?
इन हरकतों से मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इतना कहने के बाद मैं खामोश हुआ और उसके बाद हम दोनों बाइक से नीचे उतर गए, क्योंकि अब हमें इस गांव के अंदर छानबीन करनी थी कि क्या गड़बड़ी चल रही है। काफ़ी देर के बाद हम दोनों इधर उधर घूमते रहे, लेकिन अभी भी हमें कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन सारा का सारा समय बर्बाद हो गया, क्योंकि फिर एक बार हमें कोई गड़बड़ महसूस नहीं हुई, यानी कि अब सारा का सारा माजरा अब दूसरे गांव पर टिक गया था। उसके बाद मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और हम दोनों वापस से निकलने लगे। तभी नरेश ने इशारा करते हुए कहा, अबे यार उस हवेली में एक लाइट जल रही है, लेकिन जो बगल में लाइट दिखाई दे रही है ना, वहाँ से धुआं निकल रहा है। तो कहीं इस हवेली के अंदर तो कोई फॉल्ट नहीं है, चलो हमें एक बार चल कर देखना चाहिए। उसके बाद नरेश की बात मुझे सही लगी जब उसने बताया कि बगल वाली लाइट से धुआं निकल रहा है, तो ऐसा हो सकता था कि वहाँ कोई ज़ोरदार फॉल्ट हुआ हो। अभी मैं अपनी बाइक लेकर वापस से निकलने ही वाला था कि एक बार फिर मेरे कानों में एक आवाज़ आने लगी, उधर मत जाना, वहाँ तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इतना सुनते मैंने एक बार फिर अपने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे फिर से वहाँ कोई नहीं दिखा। इसलिए मुझे अब इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा कर रख दिया था। भला ऐसा कैसा हो सकता था। अभी मैं वापस पीछे घूमने ही वाला था कि नरेश ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अब यार जल्दी चल कर देख लेते हैं, फिर वापस भी तो चलना हमें। नरेश की बात सुनकर मैं तेज तेज चलने लगा। उसके बाद हम दोनों किसी तरह उस हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उस हवेली के दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। दरवाज़ा खोलकर तो अंदर जाना हम दोनों के लिए तो लगभग नामुमकिन ही था, क्योंकि हम दोनों तो उस दरवाजे को खोल पाने में नाकाम थे। ऊपर से वो भारी ताला जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते थे। उसके बाद नरेश ने इशारा करते हुए कहा, अबे वो देख, वहाँ एक सीढ़ी बनी हुई है, हम उस सीढ़ी से अंदर जाएंगे और उसके बाद अंदर का पूरा नज़ारा आराम से देख लेंगे। उस समय मुझे उसकी बात ठीक लगी, इसलिए मैं नरेश के पीछे पीछे चलने लगा। फिर जब हम दोनों वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि सच में उस हवेली के ऊपर वाली जगह का पूरा तार फॉल्ट था। नरेश ने कहा, यार उस हवेली के ऊपर वाले फ्लोर पर जाना तो हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए तो हमें यहाँ पर कोई भी सीढ़ियाँ नज़र ही नहीं आ रही हैं। नरेश की बात ने मुझे इस उलझन में डाल दिया था कि अब हम दोनों क्या करें, क्योंकि ऊपर की जो लाइट थी उसके अंदर एक छेद बना हुआ था और बहुत सारे तार भी आपस में जुड़े हुए थे। और इस बात से साफ जाहिर हो रहा था कि ऊपर जो लाइट लगी हुई है उसके तार आपस में टकराए हैं और उनके ऊपर भी लाइन के मेन तार गुजर रहे थे, तो उन्हें भी नुकसान हुआ है। और कोई दो तार जब आपस में टकराते हैं तो विद्युत के प्रभाव से सब कुछ आग में जलने लगता है। शायद ऐसा ही हुआ होगा। ये सोचकर हम दोनों ऊपर जाने का रास्ता खोजने लगे। तभी मुझे एक ऊपर जाने का रास्ता नजर आया। दरअसल उस हवेली के एकदम पीछे घूमती हुई सीढ़ियाँ बनाई गई थी और उन सीढ़ियों से हम आसानी से ऊपर जा सकते थे। दिखने में बहुत काफ़ी ज़्यादा पुरानी लग रही थी, लेकिन अब ऊपर जाने का रास्ता मिल ही गया था, तो हम दोनों उस हवेली के पीछे से होते हुए ऊपर की तरफ जाने लगे। तभी मेरे कान में आवाज़ आई, मैंने कहा था ना यहाँ मत आना, लेकिन तुम दोनों ने भारी गलती कर दी है। और ये आवाज़ इस बार मुझे और नरेश हम दोनों की सुनाई दी थी। मैं और नरेश दोनों इस आवाज़ को सुनकर एकदम से थम गए और फिर जब हम दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो हमें कोई भी नज़र ही नहीं आ रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला नज़ारा था। तभी नरेश ने मेरे कान में आवाज़ देते हुए कहा, यार मेरे को यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, हमको यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन हम ड्यूटी पर थे तो इतनी जल्दी निकलना भी हमारे लिए सही नहीं था। फिर मैंने नरेश से कहा, तू चिंता मत कर, हम जल्दी ऊपर चलते हैं और उसके बाद ऊपर का नज़ारा देखकर वापस नीचे आ जाएंगे। मैंने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ तेज हवाएं चलने लगी। वो इतनी ज़्यादा तेज थी कि मेरी आंखों में मिट्टी गिरने लगी। मिट्टी के कारण मैं अपनी आंख मसलने लगा। ऐसा ही नरेश के साथ भी हो रहा था। और तभी जब हमने अपनी आंख ढंग से खोली तो हमने देखा कि हम जिस जगह पर खड़े थे वो जगह अब किसी मौत के रास्ते से कम नहीं थी, क्योंकि जिस जगह पर खड़े होकर हमने नीचे की तरफ देखा था वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची थी और उसके साथ ही अब नीचे की सारी सीढ़ी भी टूटी हुई थी। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था। मैं और नरेश तो बस थोड़ा सा ऊपर चढ़कर आए थे, फिर इतनी जल्दी सीढ़ियाँ टूट कैसे गईं। हम दोनों जल्दी से भागने लगे और फिर भागते उस हवेली की सीढ़ियों से सीधा हम ऊपर चढ़ गए। जब हम ऊपर पहुँचे तो अब कहीं जाकर हमें राहत की सांस मिली। मेरे मन को भी एक तसल्ली मिली और फिर मैं आराम से अपना माथा पकड़कर बैठ गया, क्योंकि पल भर में ये सब क्या हुआ था मुझे इस चीज़ का एहसास तक नहीं था। फिर मैं अपने आजू बाजू में देखने लगा तो मैंने पाया कि मुझे वहाँ हड्डियों के बड़े बड़े टुकड़े नज़र आ रहे थे और उन टुकड़ों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मानो यहाँ किसी इंसान को दफनाया गया है। ये गांव की एक हवेली थी
इसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे, ना ही हमने इस हवेली के बारे में पहले कभी सुना था और ना ही इसे कभी ढंग से देखा था। तभी नरेश ने कहा, यार भाई मेरे को लगता है यहाँ पर ज़रूर किसी आदमी को मारा गया है, क्योंकि ये हड्डियाँ किसी जानवर की नहीं है, ये एक इंसानी हड्डियाँ हैं। नरेश की बात सुनकर मैं सहम गया, क्योंकि नरेश हड्डी मांस बाकी चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा ही जानता था। क्योंकि वो साइंस का स्टूडेंट था तो ऐसी चीज़ों के बारे में जानना उसे कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर मैंने नरेश को कहा, यार अब यहाँ से नीचे कैसे उतरे और अचानक ये सीढ़ियाँ कैसे टूट गईं? मुझे तो यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी नरेश एकदम से चिल्लाने लगा। नरेश के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं जैसे ही उसकी तरफ पलटा तो मैंने देखा कि नरेश के पैरों को काले काले हाथों ने जकड़ के रखा था। वो हाथ उसी हवेली के अंदर से उखड़े हुए थे। उसके बाद मैं जल्दी से नरेश की तरफ भागा और उसके पैर को छुड़ाने लगा। किसी तरह मैंने उसके पैर को छुड़ा तो दिया था, लेकिन अब उसके पाँव के अंदर से खून बहने लगा। उसके पैर के अंदर से बहते हुए ब्लड को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। फिर जैसे तैसे मैंने उसी छत के ऊपर पड़े हुए एक कपड़े को उठाया और उसके पैर के ऊपर बांध दिया। कुछ देर तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन उसके बाद खून फिर से शुरू हो गया और अब ब्लड इतना ज़्यादा बहने लगा था कि मैं अपनी तरफ से सारे प्रयास लगाने के बाद भी खून को थाम नहीं पाया। तभी नरेश ने कहा, भाई एक काम करो, तुम मुझे यहीं छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हादसा होगा। लेकिन मैं भला उसको अकेले में इस जगह पर छोड़कर कैसे जा सकता था। तभी हमारे चारों तरफ से एक आवाज़ आने लगी कि यहाँ से बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल है। अगर अपने आप को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम दोनों को इस हवेली के ऊपर से कूदना होगा, और अगर तुम इस हवेली से कूद कर भी नहीं निकल पाए तो मारे जाओगे, क्योंकि इस हवेली के ऊपर तुम्हारे लिए खतरा है। साथ ही साथ तुम दोनों को हवेली से नीचे कूदने के बाद भी खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। फिर मैंने आवाज़ दी, लेकिन तुम हो कौन और हमारी सहायता क्यों कर रहे हो? मैंने जैसे इस बात को कहा तो इस आवाज़ का आने एकदम से बंद हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। पहले कोई आवाज़ आती है, फिर वो बंद हो जाती है। इस वक्त तक मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, मेरे अंदर की हिम्मत टूटने को आई थी। लेकिन फिर मेरा गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंचने लगा। जब मैंने अपने दोस्त की यह हालत देखी तो उसके बाद मैंने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन करने लगा। लेकिन साला फ़ोन भी इस जगह पर आकर धोखा देने पर तुला हुआ था, क्योंकि फ़ोन में अब नेटवर्क नहीं थे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे सहकर्मी को फ़ोन नहीं लग पाया। गुस्सा तो इतना था कि अभी उस फ़ोन को तोड़ दूं, लेकिन यही तो एक आखिरी रास्ता था जिससे हम बच सकते थे। उसके बाद नरेश ने कहा, एक काम करते हैं, हम सीढ़ी से चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। नरेश की बात इस बार मैं मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसकी बात को मानते मानते मैं उसे भी एक भयानक खतरे में फंसा चुका था, और अब हम दोनों और भी बुरी तरह नहीं फंसना चाहते थे। खासकर हम बीच में अटक जाएं और कहीं फिर ऊपर की भी सीढ़ी टूट गई तो फिर हमारा क्या अंजाम होगा। इस बात से तो हम भी रूबरू नहीं थे। उसके बाद मैंने खुद ही रास्ता बनाने के बारे में सोचा। मैं उस हवेली के चारों दिशाओं में घूमने लगा, शायद कोई रास्ता नजर आ जाए। ऊपर से नरेश के पैर में चोट लगी हुई थी, तो इसका इस तरह जल्दी जल्दी नीचे उतरना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उसके बाद मुझे उस छत का एक छज्जा नज़र आने लगा। उस छज्जे की दूरी भी काफ़ी कम थी, तो हम उसके ऊपर कूद कर दूसरे फ्लोर पर जा सकते थे, क्योंकि ये हवेली लगभग 3 फ्लोर तक बनी हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद मैंने अपने दोस्त नरेश को उठाया और उसे नीचे की तरफ भेजने लगा, क्योंकि पहले उसका उतरना ही सही था। उसके पैर में तो भारी चोट लगी हुई थी। और उसके बाद मैंने नरेश को सहारा दिया और उसे छत से नीचे उतारने लगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो हमारी सोच से भी परे था। दरअसल उस हवेली की छत एकदम से हिलने लगी, और उस हवेली की छत को इस तरह हिलता देख मेरे भी पैर डगमगाने लगे। उसके कुछ देर के बाद ही उस हवेली के ऊपर की ज़मीन एकदम से बीच में दरार आने लगी। मैंने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां से बचने का कोई और मुझे रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। मैंने अपने दोस्त नरेश को एकदम से धक्का मार दिया और वो नीचे की तरफ गिर पड़ा, क्योंकि मैं इस बात को अच्छे से जानता था कि इतनी ऊंचाई से वो सीधा ज़मीन पर गिरेगा, और वहाँ इतनी मोटी और पक्की ज़मीन नहीं थी कि वो डायरेक्ट भगवान के पास पधार जाए। उसको ज़ोर से धक्का मारने के बाद मैं भी उसके साथ साथ नीचे की तरफ कूदने लगा। पहले वो गिरा और उसके बाद मैं। हम दोनों मिट्टी पर पड़े थे, तो हमें बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी। भगवान की मर्जी से उस धूल के ढेर ने हम दोनों को अभी तक तो जिंदा बचा लिया था, लेकिन अब आगे क्या होने वाला था उससे तो हम दोनों भी अनजान थे। हम दोनों भागते उस हवेली से बाहर निकलने ही वाले थे कि जैसे हमने उस हवेली की दीवार को छुआ तो मुझे बहुत जोर का करंट लगा। साथ ही नरेश भी एकदम से पीछे की तरफ गिर पड़ा।
हम दोनों इतनी ज़ोर से गिरे थे कि उस करंट का प्रभाव अभी भी मेरे शरीर में हो रहा था। उस करंट के कारण मेरा पूरा शरीर थर-थर काँप रहा था। नरेश भी बुरी हालत में था। तभी अचानक से ही मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पैरों के नीचे कुछ जा रहा है। जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो मैंने पाया कि एक सांप था जो मेरे पैरों के बीचों बीच से गुजर रहा था। उस समय मैं इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी हिला तो ये मुझे काट लेगा। फिर वो सांप धीरे धीरे उस हवेली की ओर बढ़ने लगा। फिर कुछ ही देर में वो सांप रेंगता उस हवेली के अंदर घुस गया और तभी उस हवेली के अंदर से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। हम ना ही तो बाहर जा सकते थे और ना ही उस हवेली के अंदर। हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम दोनों करें तो करें क्या। तभी नरेश ने कहा, यार हम दोनों एक काम करते हैं, अभी हम यहीं पर रुक जाते हैं। नरेश की बात मुझे भी ठीक लग रही थी, क्योंकि जितनी देर हम इस जगह पर खड़े थे इतनी देर हमें कोई भी नुकसान नहीं दे रहा था। फिर हमने यहीं पर खड़ा रहना सही समझा। लेकिन वो कहते हैं ना, मुसीबत के समय हम जिस काम को करने के लिए तैयार नहीं होते अक्सर वही काम हमसे हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हम दोनों किसी भी हालत में हवेली के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन तभी काले काले लंबे आकार के हाथ अचानक ही हमारी तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने हम दोनों को पकड़कर एकदम से अपनी तरफ खींच लिया। हम दोनों ना चाहते हुए भी उस हवेली के अंदर की तरफ घसीटने लगे और उसके बाद हम उस हवेली के अंदर तक पहुंच गए। उसके बाद जैसे हम दोनों हवेली के अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि हवेली की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ पर काफ़ी कचरा बिखरा हुआ था, दीवारें धूल से सनी हुई थी और तभी उस हवेली के अंदर से हमें एक आवाज़ सुनाई दी, तुम दोनों को यहाँ आने के लिए बहुत गहरी सज़ा मिलेगी। बस इतना सुनना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना था। फिर अचानक ही नरेश की ज़ोर से चीख निकल रही थी। नरेश को इस तरह ज़ोर से चीखता देख मेरा पूरा कलेजा काँप रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं नरेश को कैसे बचाऊं। जब मैंने अपनी गर्दन घुमाकर नरेश की तरफ देखा तो मैंने पाया कि नरेश काफ़ी बुरी हालत में था। उसका पूरा का पूरा जिस्म अब खून से भर चुका था। हमारी हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि हम दोनों बोलने की हालत में तक नहीं थे। ऊपर से उस हवेली के चारों तरफ के दरवाजे भी अब बंद हो चुके थे। अगर हम चिल्लाते तो आवाज़ भी बाहर तक नहीं जा पाती। एक बार उस हवेली के अंदर से किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी और ये आवाज़ इतनी ज़्यादा भारी और डरावनी थी कि मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और पूरे शरीर में एक अजीब सा कंपन होने लगा था। फिर एक बार मेरे कान में आवाज़ आई, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस हवेली की छत से कूदने के बाद भी मौत तुम्हारा इंतज़ार करेगी। आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसी कौन सी अनजानी ताकत थी जो बार बार मेरे कान में आकर मुझे अजीब सी बातें बता रही थी और मेरी गलतियों का एहसास करवा रही थी। तभी मैं ज़ोर से चिल्लाते बोला, कौन हो तुम और बार बार क्यों मेरे कान में एक अजीब तरह की बात बोल रहे हो। लेकिन हैरान की बात यह थी कि वापस से पलटकर कोई आवाज़ नहीं आती। तभी मुझे किसी के जूतों की आवाज़ आई और इस आवाज़ को सुनकर मैंने अपनी गर्दन को एकदम से मोड़ दिया। जैसे मैंने अपने साइड में देखा तो एक लंबे कदकाठी का आदमी था। उस आदमी के हाथ में मुझे एक लंबी लकड़ी नजर आ रही थी, लेकिन फिर ठीक से देखने पर पता चला कि यह कोई लंबी लकड़ी नहीं है, बल्कि उसके हाथ में रखा हुआ एक लंबा खंजर है। और उस खंजर को देखते ही मुझे एहसास हो गया था कि अब मेरी बारी है। बहुत ही जल्द मेरा गला भी कटने वाला है। मैं यही सोचकर डरे जा रहा था। तभी मेरे सर में किसी ने बहुत ज़ोर से मार दिया। मेरे सर में इतनी ज़्यादा जोर की लगी थी कि एक ही पल में मेरी आंखें बंद हो गई थी और फिर मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और ये इतनी जल्दी हुआ था कि उस आदमी के पैरों को भी नहीं देख पाया जिसने मुझे अभी अभी बहुत ज़ोर से मारा था। बेहोशी की हालत में पड़े रहने के बाद जब मुझे हल्का सा होश आया तो मुझे पता चला कि मैं हमारे पावर हाउस के बगल में जो मेडिकल स्टोर था, मैं उसी रूम में पड़ा हुआ था और नरेश को इमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि अब तक मुझे और नरेश को 3 दिन बीत गए थे, तब जाकर मुझे होश आया था। मुझे तो इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन फिर भी ठीक से होश मुझे अब आया था। वहाँ के लोगों ने बताया था कि पहले भी मुझे होश तो था, लेकिन मैं किसी से बात कर पाने के लायक नहीं था। खैर जैसे तैसे मैं और नरेश बाकी 3 दिनों में एकदम ठीक हो गए। फिर हमने गांव के लोगों से उस हवेली के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उस हवेली के अंदर एक रईस आदमी रहता था, लेकिन 17 साल पहले किसी सांप ने उसे काट लिया था। लेकिन हैरानी तो इस बात की थी कि उसकी पूरी फैमिली किसी जहरीली सांप काटने की वजह से खत्म हो गई थी। उस दिन के बाद उस हवेली के अंदर कोई नहीं जाता। अब हकीकत क्या है और झूठ क्या, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन उस दिन जो मैंने देखा था वास्तव में वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक हादसा था।
जो मैं आज तक कभी नहीं भूल पाया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।